अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जमात इस्लामी हिंद की ओर से आज की इस प्रेस वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 गंभीर विषयों पर आपके समक्ष बात रखी जाएगी। पहला मुद्दा देश में बढ़ते भ्रष्टाचार से मुताल्लिक है। जिस तरीके से करप्शन पूरे देश में हो रहा है, हमारे सामने उसकी घटनाएँ आ रही हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हों, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हों, कॉरपोरेट हों, और अब उससे आगे बढ़कर जो रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ भी जिस तरीके से घोटालों और करप्शन के मामला सामने आ रहे हैं, ये पूरे देश के लिए, समाज के लिए चिंता का विषय है। तो इस सिलसिले में जमात इस्लामी का क्या सोचना है, इंशाल्लाह उस पर बात रखी जाएगी। दूसरा ये कि हम जानते हैं कि दिल्ली में भी और 4 और राज्यों में भी इस वक्त SIR का प्रोसेस जारी है, और इससे पहले जहां SIR की एक्सरसाइजेस कंप्लीट हुई हैं, वहां बहुत से कंप्लेंट्स लोगों की तरफ से सामने आए हैं। तो इंशाल्लाह SIR के प्रोसेस पर जमात के क्या सुझाव है, उसको लेकर हमारी क्या आपत्तियां हैं, इंशाल्लाह वो भी आपके सामने रखी जाएंगी। तीसरा ये कि पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को, डेमोक्रेटिक सेटअप्स को लेकर जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को तोड़ना हो, पॉलिटिकल अपोनेंट्स को क्रश करने की कोशिशें हों, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस का, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का मिसयूज़ हो, तो उन सारी चीज़ों पर बात रखी जाएगी। चौथा एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जिसको हम लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेकअप किया है, वो इलीगल डिमोलिशंस, ख़ास तौर पर मसाजिद का, दरगाहों का, मुसलमानों के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करना है। इस हवाले से जमात इस्लामी हिंद के एक हाई लेवल डेलीगेशन ने इस वक्त राजस्थान का दौरा किया है। 7 मेंबर्स इस डेलीगेशन को मोहतरम शफ़ी मदनी साहब ने लीड किया है, और कई दिन हमारे डेलीगेशन ने राजस्थान में ख़ास तौर पर जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर में गुजारे, और वहाँ अलग अलग लोगों से मिलकर समझने की कोशिश की कि वहाँ क्या सिचुएशन है, किस तरीके से टारगेटिंग हो रही है, किस तरीके से कम्युनली मोटिवेटेड डिमोलिशन एक्सरसाइजेस को कंडक्ट किया जा रहा है। तो उस पूरे दौरे से हमारा डेलीगेशन कल ही वापस आया है। शफ़ी मदनी साहब उसको लीड कर रहे थे, आप भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो राजस्थान की और ओवरऑल देश में डेमोलिशन का जो पूरा इशू है, इस पर इंशाल्लाह वो आपके समक्ष बात रखेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए हमारे दरमियान प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब, उपाध्यक्ष जमात इस्लामी हिंद, और शफ़ी मदनी साहब, नेशनल सेक्रेटरी जमात इस्लामी हिंद मौजूद हैं। तो और समय ना लेते हुए मैं प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपके समक्ष अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी पत्रकार साथियों का जमात इस्लामी हिंद की इस माहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम स्वागत करते हैं। जैसा कि अभी आपको बताया गया, 4 मुद्दे हैं। उनमें से एक मुद्दा जो डिमोलिशंस का है, और धार्मिक प्लेसेस, मस्जिदें, दरगाह और बॉर्डर के इलाके में विशेष रूप से जो डिमोलिशंस की कार्रवाइयाँ हुई हैं पिछले दिनों में, उस पर विस्तार से हमारे साथी मोहम्मद शफ़ी मदनी साहब जो सेक्रेटरी हैं, वो हाल में दौरा करके आए हैं, वो उस पर विस्तार से बात करेंगे। दूसरा जो मुद्दा करप्शन और भ्रष्टाचार का, जिस पर हम पहले भी बात करते रहे हैं, लेकिन इस बार हमने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय इसलिए बनाया है कि लगातार ऐसे बड़े बड़े स्कैम्स और घोटाले सरकारी और सरकार से जुड़े हुए विभिन्न जो विभाग और डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें, राज्य सरकारों में, हेल्थ डिपार्टमेंट में, और हॉर्टिकल्चर सब्सिडी, दिल्ली DGS, DGCA ब्राइबरी, हरियाणा बैंकिंग सरप्लस फंड, और राजेश एक्सपोर्ट FEMA शेयर मैनिपुलेशन, उड़ीसा ट्राइबल एजेंसी, अयोध्या टेम्पल डोनेशन थेफ्ट, उज्जैन मेगा लैंड स्कैम इन्वॉल्विंग मध्य प्रदेश एंड मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर फैमिली। तो इस तरह की घटनाएं बराबर सामने आ रही हैं। तो हम ये समझते हैं कि ये भ्रष्टाचार और करप्शन जो तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, इसका एक इम्पैक्ट तो ये है कि इसके कारण जो आम जनता का जो पैसा है, आम जनता के जो फंड्स हैं, वो डाइवर्ट होते हैं और जनता का इसमें नुकसान होता है।
और दूसरा ये कि इसकी वजह से जो समाज में जिस तरह के दूसरे और बिगाड़ पैदा होते हैं और उससे जो नुकसान समाज को हो रहा है वो भी हमारे सामने है। हम ये समझते हैं कि एक पहलू तो इसका ये है कि इन घोटालों और भ्रष्टाचार की निष्पक्ष जांच हो और जांच ऐसी हो कि असल अपराधियों को सामने लाने की कोशिश हो, ना कि प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास। जैसा कि कहीं कहीं नजर आता है कि जांच अपराधियों को सामने लाने के बजाय प्रभावशाली जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जाती है और उससे हमारी पूरी जो व्यवस्था है उस पर एक किस्म का अविश्वास पैदा होता है। तो इन पूरे मामलात में कानून हमारे देश में मौजूद है, लेकिन कानून का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबके साथ एक जैसा नहीं होता। अगर अपराधी या आरोपी प्रभावशाली हैं, किसी खास राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं या किसी खास धर्म से संबंधित लोग हैं, तो आप देखेंगे कि प्रशासन का रवैया और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों का रवैया अलग अलग होता है। और अब तो ये सामने आ रहा है कि जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन स्थलों पर भी जिस तरह से बड़े पैमाने पर जिस तरह से चोरी हुई है और भ्रष्टाचार हुआ है, उसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है और पूरे देश में इस वक्त ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इससे हमारे देश का नाम और हमारे देश की जनता का जो विश्वास है वो विश्वास धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जा रहा है। और ये भी लग रहा है कि हमारी जो जांच एजेंसियां, उनका जो रवैया है वो एक जैसा नहीं है सब मामलों में। लोग ये नोट कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या के मामले में जो भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिस तरह का तरीका और रवैया अपनाया जा रहा है, वो रवैया ऐसा लगता है कि वास्तविक अपराधियों को पकड़ने या सजा देने की कोशिश के बजाय कुछ प्रभावशाली लोगों को बचाने का प्रयास हो रहा है। और लोग ये भी सवाल करने लगे हैं कि यही मामला अगर दूसरे धर्म के लोगों के किसी धर्म स्थल का होता या कुछ होता तो क्या सरकार का यही रवैया होता। तो ये सवाल उठ रहे हैं और इससे हमारे देश की जो व्यवस्था है और जो हमारे कानून व्यवस्था लागू करने वाले जो संस्थान एजेंसियां हैं उनकी विश्वसनीयता पर भी सवाल पैदा होता है। हम उम्मीद करते हैं। दूसरी बात ये कि कानून सबके लिए एक जैसे काम करना चाहिए और निष्पक्षता नज़र आनी चाहिए, लेकिन जमात इस्लामी हिंद ये बात बराबर कहती है कि कानून सिर्फ कानून के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा सकता। जब तक कि समाज में व्यक्ति में हम अकाउंटेबिलिटी पैदा ना करें, एक जवाबदेही का विश्वास न हो, और ख़ास तौर से जमात इस्लामी हिंद ये मानती है कि ईश्वर पे विश्वास, ईश्वर के सामने जवाबदेही का जो विश्वास है, उसके बिना इंसान अपने आप को समाज से इन बुराइयों को रोकना मुश्किल है। सिर्फ कानून के ज़रिए से रोका नहीं जा सकता। जब तक कि समाज में एक ईश परायणता और ईश्वर का डर और ईश्वर के आगे जवाबदेही का विश्वास लोगों में होगा तो समाज में इस तरह की बुराइयां कम होंगी। तो हम देश की जनता को यही कहना चाहते हैं कि हम इस मामले में ईशपरायणता का रास्ता अपनाएं और सरकारों को चाहिए कि वो निष्पक्ष होकर जो लोग अपराधी हैं उनके साथ कानून के मुताबिक और सबके साथ एक जैसा व्यवहार करने की हम अपेक्षा करते हैं। दूसरा जो मुद्दा अभी बताया गया कि 5 राज्यों में SIR का प्रोसेस शुरू हो चुका है। इससे पहले भी कई राज्यों में SIR हुई है। दिल्ली प्रदेश में भी SIR का प्रोसीजर शुरू हो चुका है। पिछले जो SIR हुए हैं बंगाल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में,
तो वहाँ जिस तरह से बड़ी संख्या में वोटर्स को वोटर लिस्ट से हटाया गया है और उसका जो पैटर्न है, उससे बहुत सारी चिंताएं और आशंकाएं पैदा हुई हैं। और जिन लोगों के नाम हटाए गए हैं वो अपने वोट के अधिकार से वंचित कर दिए गए। हम ये समझते हैं कि जिन लोगों के नाम हटे हैं उनमें बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो वास्तव में वोटर हैं, लेकिन जो प्रशासनिक कारण है या जो टाइमलाइन दिया गया है या जो समय सीमा दी गई है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग एसआईआर में आने से रह गए। और दूसरी जो आशंका पहले भी थी वो ये थी कि एसआईआर के आड़ में और एसआईआर के जरिए से लोगों की नागरिकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं और लोगों की नागरिकता का सबूत मांगा जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन का काम ये नहीं है कि वो नागरिकता की परीक्षा करे या नागरिकता स्थापित करने का काम करे। एक और बड़ा ऐतराज जो हम शुरू से करते आए हैं एसआईआर के बारे में, वो ये है कि एसआईआर का मतलब ये होना चाहिए कि कोई भी नागरिक, चाहे उसका घर हो या ना हो, वो अपने वोट के अधिकार से वंचित न हो और उसका रजिस्ट्रेशन वोटर लिस्ट में जरूर होना चाहिए। इसकी कोशिश इलेक्शन कमीशन करे। यहां जो बात हो रही है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हटाने की कोशिश हो रही है और लोगों से साबित करने का जो बार है वो लोगों पर डाला गया है कि लोग साबित करें कि वो वैलिड वोटर हैं। इससे पहले कभी नहीं हुआ कि लोगों को ये कहा गया हो कि वो साबित करें। इलेक्शन कमीशन और उसके लोग जो है वो जाकर अपने तरीके से जांच करते थे और लोगों के वोटर लिस्ट में नाम ऐड करते थे। तो ये जो चेंज आया है कि अब लोगों को साबित करना है कि वो वैलिड वोटर हैं, लोगों को साबित करना है कि वो देश के नागरिक हैं। तो इससे बड़ी आशंकाएं पैदा हुई हैं और पहले भी बहुत एतराज़ हुआ है और इलेक्शन कमीशन का जो रवैया है, इलेक्शन कमीशन का जो रोल है, उसकी जो निष्पक्षता है, उस पर सवाल उठे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस बात पर न सिर्फ विचार करेगा बल्कि अपने रवैये में तब्दीली लाएगा कि इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक एजेंडा को आगे बढ़ाने का टूल न बने। और जो पैटर्न सामने आया है एसआईआर में वोटर लिस्ट से नाम हटाने का, उसमें आदिवासी लोग हैं, गांव के लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं और विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अगर आप पैटर्न देखें कि मुस्लिम समुदाय का किसी राज्य में कितना % है उनकी आबादी का, और जो नाम हटे हैं उस नामों में जो % है वो उनकी आबादी से बहुत ज्यादा है। तो ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि ये एसआईआर निष्पक्ष रूप से होना चाहिए और जो सवाल उठे हैं, जो शंकाएं पैदा हुई हैं, जो अविश्वास इलेक्शन कमीशन के बारे में बढ़ा है, वो हमारी डेमोक्रेसी के लिए, वो हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको बरकरार रखना चाहिए। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास बढ़ना चाहिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंट हो। तो जमात इस्लामी हिंद ये उम्मीद करती है और नागरिकों से भी ये उम्मीद करती है कि वो भी पूरे जागरूक होकर अपने इस जिम्मेदारी को निभाएं और इस काम में सहयोग करें। खासतौर से मुस्लिम समुदाय ने पूरे देश में जहाँ जहाँ एसआईआर हुआ है इस बात का सबूत दिया है कि उन्होंने अपनी कोशिश करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये जागरूकता पैदा की है कि वो अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें और इस प्रक्रिया में वो हिस्सा लें। आखिरी जो विषय हमारे प्रेस नोट में शामिल किया गया है वो इंडियन डेमोक्रेसी को, भारतीय लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हो रहा है। पिछले कुछ समय से देश में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन के रिजल्ट्स पर भी सवाल उठते हैं और इलेक्शन की जो विश्वसनीयता है उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं।
दूसरा ये कि इलेक्शन जीतने के बाद जीते हुए जो कैंडिडेट्स हैं उनकी लॉयल्टीज़ को बदलने की कोशिश होती है, खरीदने की कोशिश होती है। एक पार्टी से जीत कर आते हैं और उनको दूसरी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है, उनको डराकर, लालच देकर। और अब तो जो हमारी जो एजेंसियां हैं, ईडी है और दूसरी जो एजेंसियां हैं, उनके माध्यम से डर और खौफ पैदा करके और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं उनको, उनकी जो लायलिटीज़ हैं उनको बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में और भी कई राज्यों में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। तो ये डेमोक्रेसी और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा जो है इस वक्त पैदा हो रहा है और पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर से विश्वास कम होता जा रहा है। जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं, अपोजिशन के लोग हैं, उनमें एक किस्म का डर है और उनके जो लोग चुनकर आते हैं, चुनकर आने के बाद वो उनके साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, ये आशंका हमेशा पैदा होती रहती है। और ये इन दिनों में जिस तरह से किया जा रहा है, जिस आक्रामक रूप से किया जा रहा है, वो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हम समझते हैं। तो इसमें हम आपके माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाना चाहते हैं कि जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी मजबूत होना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपना दायित्व इस मामले में निभाने की कोशिश करनी होगी कि वो इस लोकतंत्र में जो रोल है सिटीजन्स का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का, उसको, उस रोल को डाइल्यूट न होने दें। और ये जो लोकतंत्र के लिए ख़तरा पैदा हो रहा है, जिस तरह की कोशिशें हुई हैं, वो हम देश के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और चुनौती समझते हैं। मैं इन्हीं बातों के साथ हमारे साथी शफ़ी मदनी साहब से गुजारिश करता हूं कि जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक और अहम मुद्दा है डिमोलिशंस के बारे में, और जिसमें वो टीम के साथ, अपनी टीम के साथ राजस्थान के जो सीमावर्ती इलाके हैं उनका कई दिनों का दौरा करके लौटे हैं, वो आपको विस्तार से बताएंगे इस विषय पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि पिछले कुछ महीनों से देश के कुछ खास विस्तार में मसाजिद, दरगाहों और मदरसों को ढाया जा रहा है और एक पूरा प्लानेड, एक एजेंडा है जिस पर अमल किया जा रहा है। और ख़ास तौर से जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पर यह काम ज़्यादा तौर पर किया जा रहा है। इसके अलावा भी हुआ है, जैसे कि वाराणसी के 5 मस्जिदों को तोड़ा गया, मुनहदम किया गया और इसकी वजह यह बताई गई कि यह अधिकरण इसलिए किया जा रहा है कि मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण करना है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती है कि ये तो हो सकता है कि प्रजाकीय विकास के कामों के लिए तो कभी ये ज़रूरत हो सकती है कि कुछ चीज़ों को हटाया जाए, लेकिन एक धार्मिक स्थल के विकास के लिए दूसरे धार्मिक स्थलों को इस तरह से तोड़ना, ये कहाँ का न्याय है और ये कैसी सिस्टम है, वो हमें समझ में नहीं आती है। इसके अलावा भी जैसे कि हम अपने प्रवास की बात करेंगे, इसके पहले बहुत सारे और इलाकों में भी ये काम हो रहा है। जयपुर की नूरानी मस्जिद को तोड़ा गया, वो तकरीबन 50 साल पुरानी मस्जिद, और सारे कानूनी इसके पास कागजात मौजूद होने के बावजूद भी इसको तोड़ दिया गया। इसी तरह से कच्छ के इलाके में, गुजरात के तकरीबन 8 दरगाहों को और 2 मस्जिदों को तोड़ दिया गया और कोई कार्रवाई नोटिस की या उनको पहले से इत्तला करने तक की नहीं हुई है। जहां पर हम दौरा करके आए हैं
वो बाड़मेर और जैसलमेर और बीकानेर के तरफ का इलाका है जो सरहदी इलाका है, और वहाँ पर तकरीबन 1000 से ज़्यादा मस्जिदों दरगाहों को यानी निशाना बनाते हुए उनको नोटिस जारी की गई है, और बहुत सारी मस्जिदों को अभी तोड़ भी दिया गया है। बाड़मेर में कुछ मस्जिदों को, मदरसों को तोड़ा है, यहाँ तक के कुछ लोगों के मकानों को भी तोड़ दिया गया है। और इसके साथ जैसलमेर में भी कुछ मस्जिदों को वहाँ पर और मदरसों को, दरगाहों को तोड़ा गया है। तो ये काम जो हो रहा है ये कोई कानून के मुताबिक नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे यहाँ जंगल का कानून है। एक वजह यह बताई जा रही है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, इसलिए पहले ये जो बॉर्डरिंग इलाका था वो 15 किलोमीटर के एरियाज के लिए अब इसको 50 किलोमीटर तक बढ़ा दिया है, और 50 किलोमीटर के एरिया में इस तरह की यानी जो चीज़ें होंगी इस पर नज़र रखी जाएगी, और इसके बारे में यानी जो कुछ भी फैसला होगा वो किया जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये पूरा इंहदाम की जो कार्रवाई हुई है, तोड़फोड़ की जो कार्रवाई हुई है, वो बायस्ड हुई है। एक ही जमीन का टुकड़ा है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये एंक्रोचमेंट है या गवर्नमेंट की जगह है, उसी जमीन में मस्जिद भी है या दरगाह भी है और मंदिर भी है। तो आप मंदिर को बाकी रखते हैं और मस्जिद और दरगाह को आप तोड़ने की कार्रवाई करते हैं। ये कहाँ का न्याय है, ये कहाँ का तरीका है? आप नेशनल सिक्योरिटी की भी बात करते हैं, और जो नोटिसें जारी की गई हैं इसी कोई नोटिस में नेशनल सिक्योरिटी का मसला उठाया ही नहीं गया है। नोटिस में नहीं बताया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी का मसला है इसलिए ये काम हो रहा है। इसलिए हमने जो दौरा किया और जहाँ पर गए, जहाँ पर लोगों को हम मिले, जहाँ पर हमने उनकी कार्रवाइयों का खुद यानी ज़मीनी जायज़ा लिया, तो हमको ऐसा लगा है कि ये एक पूरी कम्युनिटी को एक डर, खौफ, हिरास में मुब्तला करना है, और ये बताना है कि हम चाहे वो कर सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता है। 17 तारीख की शाम को नोटिस दी जा रही है, 18 तारीख की सुबह वो लोग जिनको नोटिस दी गई वो अपने कागजात लेकर वहाँ सरकारी कचहरी में पहुँचते हैं, और वो वहाँ मौजूद है और यहाँ इंहदाम की कार्रवाई शुरू हो जाती है, यहाँ तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, यहाँ बुलडोजर चलता है। ये क्या तरीका है? आपको उनके पास जो कुछ भी एविडेंस है वो एविडेंस लेकर जब वो आपके पास आए हैं तो आपने तो ये तय कर दिया था कि एविडेंस के साथ उनको बुलाया जाए और उनकी गैरहाजिरी में ये काम वहाँ पर कर दिया जाए। ये बड़े पैमाने पर यह काम हो रहा है, और इसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। कल जोधपुर हाईकोर्ट में भी इसकी पेशी हुई है और अच्छी पहल हुई है, और ऐसा लगता है, चाहे यानी सिस्टम बायस होने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि शायद इसको कुछ वक्त के लिए रोका जाए। जैसे कि ये कि भाई आप इंतजाम करना चाहते हैं, आप नोटिस जारी कर रहे हैं, तो इसका एक वक्त देना पड़ता है। पहले तो ये कोशिश की जाती है कि अगर ये मामला है कि गलत तरीके पर, गलत ज़मीन पर बनाया भी गया है, तो एक मौका तो ये दिया जाता है कि उनको रेगुलराइज किया जाए। इसके हमारे पास सिस्टम में, हमारे कानून में इसकी पूरी वो रखी गई है, और अगर वो नहीं है तो उनको यानी अपने सारे कागजात और सारी चीज़ें पेश करने का वक्त दिया जाए, और कम से कम 15 दिन का वक्त देना लाजमी है। लेकिन ये देखा गया है कि कोई वक्त नहीं दिया जाता है और ये कार्रवाई हो जाती है। तो इसके खिलाफ जमात इस्लामी हिंद ने अपना मौक़िफ़ पेश किया है कि इस तरह की जो भी कार्रवाई हो वो लीगल होनी चाहिए। प्रोसीजर जो हो वो प्रोसीजर जो कुछ भी यानी नॉर्म्स बनाए गए हैं इसके मुताबिक होनी चाहिए, और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। और लोगों को पूरा मौका मिलना चाहिए, अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, कोर्ट की प्रोसेस करने का उनको मौका मिलना चाहिए, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी है जो होनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने दौरा भी किया, वहाँ के हालात को भी देखा। एक ख़ास चीज़ जो सामने आई हैं
और जिसको यानी हमने या पूरे मुल्क ने इसको पसंद भी किया है, वो ये है कि ये तीनों जगह पर बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर में हमारे यानी हिंदू भाइयों ने, गैर मुस्लिम भाइयों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है और बाहर निकल कर आए हैं बड़ी बड़ी तादाद में। बाड़मेर में तकरीबन 7-8 हज़ार के लोग इकट्ठा हो गए, जैसलमेर में अच्छी बड़ी तादाद में, बीकानेर में 2 प्रोग्राम हुए और बड़ी तादाद में लोग आए और उन्होंने ये आवाज़ उठाई है कि ये तरीका जो है वो गलत है, ये अन्यायपूर्ण तरीका है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ तक भी कहा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वो डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं होना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि इस सरहदी इलाके में मुसलमानों और हिंदुओं के बीच ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। ये संबंध जो अच्छे हैं वो संबंध को ख़राब करने की और इसका पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने की जो कोशिश हो रही है, इसके हम खिलाफ हैं और इस पर अच्छा खासा एहतजाज किया गया है। गवर्नमेंट के सामने बातें रखी गई हैं और इसका अच्छा असर वहाँ पर पैदा हुआ है और ये एक ऐसा मॉडल सामने आया है कि अगर पूरे मुल्क भर में इस तरह के यानी मॉडल सामने आएंगे तो इसके अच्छे असरात पैदा होंगे और इसके फ़ायदे सामने आएंगे। ये कुछ बातें थी इस सिलसिले में। तो ये मसाजिद का जो इन्हदाम का और दरगाहों का जो मामला है मदरसों का, वो बहुत गंभीर है और इसका संज्ञान हम लोगों को भी लेना चाहिए, मीडिया को भी लेना चाहिए और सरकार को भी लेना चाहिए, ये हम चाहते हैं। थैंक यू। एक सवाल है, आपने दौरा किया राजस्थान का पूरा, कितनी मस्जिदों का एग्जैक्ट डेटा आप लोगों को मिला, या मदरसों का या दरगाहों का? दूसरी चीज, यूपी उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने जो वाराणसी की 6 मस्जिदों को लेकर उस पर स्टे लगाने से रोक लगा दी, इस पर आप लोगों को क्या कहना है? स्टे नहीं दिया उनको, मतलब रोक नहीं लगाई है, मुनाजिम की जाएंगी। ये जो राजस्थान में हमने जो दौरा किया है, जैसे हमने बताया कि तकरीबन 1000 से ज़्यादा मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों को नोटिस दी गई है। तोड़फोड़ की जो कार्रवाइयाँ हुई हैं वो बाड़मेर के इलाके में तकरीबन 8 दरगाहें और 4 मस्जिदें तोड़ी गई हैं। इसी तरह से ये जैसलमेर के इलाके में 3 या 4 मस्जिदें और कुछ दरगाहें तोड़ी गई हैं। लेकिन इसके बाद जब कोर्ट कार्रवाई हुई है तो वहाँ भी स्टे तो नहीं दिया गया है। कल ही एक तो वहाँ जोधपुर हाई कोर्ट में वो पेशी हुई है, लेकिन ये 23 तारीख के बाद कोई नई कार्रवाई की नहीं है अभी। वो किस वजह से नहीं की है, क्यों यानी अभी रोक लगाई गई है, कब शुरू कर देंगे, वो कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि सबको यानी नोटिस तो दी गई है, नोटिस के जवाब भी दिए जा रहे हैं। और यूपी के सिनेमा आप कुछ बताएंगे? देखिए, राजस्थान के बारे में एक और बात मुझे कहनी है, और वो ये कि चूँकि मेरा संबंध राजस्थान से है और मैं उस इलाके में काफ़ी गया हूँ। एक बात जो कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि बॉर्डर से 50 किलोमीटर की दूरी तक जो भी ऐसे कंस्ट्रक्शन हैं जो इल्लीगल हैं या अतिक्रमण वाले हैं, सरकारी ज़मीन पर हैं, या वो लीगल होने के बावजूद उनसे कोई राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है, तो उसको उस पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा एक आदेश जारी हुआ पिछले दिनों मीडिया में। वहाँ की डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर हैं उन्होंने बाकायदा बताया। आप ज़रा सोचिए कि बॉर्डर के इलाके पर पहले से इतनी ज़्यादा विजिलेंस रहती है, और वो जो इलाका है वो कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड इलाका नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि बॉर्डर के इलाके में मुस्लिम समुदाय की आबादी ज़्यादा है और उन गांवों में ज़्यादा है जो बॉर्डर के इलाके के हैं। और अभी जैसा कि बताया हमारे शफी मदनी साहब ने कि उसमें भी आप देखें जो कार्रवाई पक्षपातपूर्ण हो रही है कि एक ही जगह पर 2 अलग अलग धर्मस्थल हैं, दरगाह और मस्जिद को तोड़ा जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है।
वहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सारी एजेंसियाँ वहाँ पर काम कर रही हैं, बराबर वहाँ पूरी निगरानी रखी जाती है। वहाँ एक छोटा सा मोमेंट, एक नया आदमी भी बाहर से इधर उधर जाता है तो वो पूरा निगाह में रहता है। इसके बावजूद अगर इस तरह की कोशिशें हैं तो साफ नज़र आता है कि वो एक ख़ास धर्म के जो धर्म स्थल हैं उनको निशाना बनाने की एक कोशिश है जो साफ नज़र आती है। लेकिन जैसा आपने बताया कि उस इलाके के लोगों ने जो मिसाल पेश की है एकता की, और हमारे हिंदू भाइयों ने जिस तरह से बड़ी संख्या में निकलकर इस पक्षपातपूर्ण कार्रवाई का विरोध किया है और आपस में बांटने की ये जो कोशिश की गई है इसको उन्होंने विरोध किया है, तो ये पूरे देश के लिए एक संदेश है और मैसेज है, और हम समझते हैं कि यही हमारे भारत की असल पहचान है जिसको मजबूत किया जाना चाहिए। आपने जो दूसरा सवाल वाराणसी और दूसरी जगहों पर किया है, तो हमारी जो लीगल टीमें हैं वो बराबर निगाह रखे हुए हैं और उसके आगे क्या मशवरा देना है, वहाँ के लोगों को क्या मदद करना है, वो ज़रूर कानूनी कार्रवाई में उसमें किया जाएगा। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है जैसा बताया गया, इसमें एक ख़ास बायस नज़र आता है, इसमें एक धर्म विशेष के प्रति एक निशाना नज़र आता है कि एक विशेष समुदाय के लोगों के धर्म स्थलों को विशेष रूप से निशाना बनाया जा रहा है। इसके पीछे एक डर और भय की राजनीति नज़र आती है, इसके पीछे एक समाज को धर्म के आधार पर बांटने का पूरा एजेंडा नज़र आता है। बाबरी मस्जिद से लेकर अभी तक आप लोग बार बार हर मामले को न्यायालय में लेकर जाते हैं, लेकिन वहां से हर बार एक बेरुखी सा अंदाज दिखाई देता है न्यायालय का। आपको क्या लगता है इस बारे में, आपकी फीलिंग क्या है? देखिए, न्यायपालिका से अच्छे फैसले भी आते रहे हैं, ऐसे फैसले भी आ रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं जिनसे विश्वास पैदा होता है। लेकिन इस तरह के मामलात में जो धर्म से संबंधित जो केसेस हैं उनमें साफ नज़र आ रहा है कि हमारी न्यायपालिका में वो साहस और वो हिम्मत नहीं है कि वो सबूतों के आधार पर न्यायोचित फैसला दे। तो इसलिए बहुत सारे फैसले ऐसे आ रहे हैं जो सबूत कुछ और कहते हैं और फैसला किसी और के फेवर में आता है, और ऐसा लगता है कि वो पूरा पॉलिटिकली मोटिवेटेड नज़र आता है। लेकिन ये कमज़ोरियां हैं और इससे न्यायपालिका पर विश्वास कम हो रहा है। लेकिन एक लोकतंत्र में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहे उन संस्थाओं पर विश्वास कम हो, उनको बचाने की, उनमें विश्वास पैदा करने की कोशिश होनी चाहिए। और जाहिर है कि कोई डिस्प्यूट होगा, कोई शिकायत होगी तो न्यायपालिका का सहारा लिया जाएगा और न्याय के रास्ते से जाया जाएगा, और जहाँ कमियां हैं उनको दूर करने की कोशिश होगी। आपके स्टेटमेंट से ये बात निकल रही है कि ये पॉलिटिकल इशू कोई लीगल इशू नहीं है, जो मस्जिदों को जो निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है, तो इस पर जो अपोजिशन पार्टी है वो खामोश है, उस पर क्या कहेंगे आप? इस तरह से उनको आवाज उठाना चाहिए था, क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी जो है एक पर्टिकुलर पर्पस के तहत ये काम कर रही है। ये बात सही है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है और इसको एनक्रोचमेंट का और डेवलपमेंट का और इलीगल होने का नाम देकर जो है इसको छुपाने की कोशिश हो रही है, मगर ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। पोलराइजेशन की ये राजनीति है और धर्म के आधार पर बांटने का एक एजेंडा है जिसको आगे बढ़ाया जा रहा है, तो उसमें हम सबको चौकस रहना है। मेरा ये सवाल है कि जो इंतजामी कार्रवाइयाँ हैं, क्या ये बदगुमानी और एसआईआर की वजह से जो प्रॉब्लम पैदा हो रही उसको छुपाने की कोशिश है? और दूसरा सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन डिमोलिशन के बारे में आई हैं, अगर वो गाइडलाइन पर अमल नहीं हो रहा तो उस बारे में जमात इस्लामी का मौक़िफ़ क्या है? देखिए, ये बात हम बार बार कह रहे हैं और आपके इसी हाल में कई बार कह चुके हैं कि डिमोलिशन की कार्रवाइयों में प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है। डिमोलिशन की कार्रवाइयों में जो समय दिया जाना चाहिए, जो सबूत पेश करने का मौका दिया जाना चाहिए, वो नहीं दिया जा रहा है। और नोटिस जो है ऐसे एंड टाइम पर दिए जा रहे हैं कि फ्राइडे की शाम को नोटिस इशू होता है और मंडे की मॉर्निंग में डिमोलिशन हो जाता है। सैटरडे संडे में कोई अदालती कार्रवाई से मदद लेने का मौका नहीं दिया जाता।
तो ये साफ नजर आता है कि डिमोलिशन, और वो भी सेलेक्टिव डिमोलिशन, ऐसे इलाके चुने जाते हैं जहां आपको ये नफरत की राजनीति और मुस्लिम समुदाय में एक डर और खौफ पैदा करने का मौका ज़्यादा मिलता हो, उन इलाकों को चुना जाता है। अब ये है कि उस कार्रवाई में हमारे हिंदू भाइयों के भी कई डिमोलिशंस हुए हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये कार्रवाइयाँ निष्पक्ष नहीं हो रही हैं, पक्षपातपूर्ण हो रही हैं, और ख़ास तौर से मुस्लिम धार्मिक जो स्थल हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है। ये पिछले कुछ समय का पैटर्न हमको बताता है। तो और रही बात ये कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन फॉलो नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए बराबर हमारी जो लीगल एजेंसियां हैं और हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन से जो लीगल काम कर रहे हैं, वो बराबर मदद कर रहे हैं उन लोगों की जिन केसेस में ऐसा हो रहा है। सर, आप लोगों की मुलाकात हुई है क्या वाराणसी के दाल मंडी के अंदर में, चाहे मस्जिद तोड़ने की बात आई है? आपकी टीम मिली है किसी लोगों के साथ? आप लोगों के साथ बातचीत हुई है? वाराणसी दाल मंडी वाला मामला हो, राजस्थान का कोई मामला हो, आप लोगों की बातचीत हुई है? जमात की टीम मिली है किसी से? हाँ, बिल्कुल, जमात की टीम मिली नहीं है, इन्वॉल्व रही है राजस्थान में, और दूसरी जगहों पर तो बाकायदा कोशिशें की गई हैं। और अब सब जगह लोग नहीं हमारे, लेकिन वहाँ लोगों ने कोशिशें की हैं।